हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पूरे चैप्टर को यहाँ पे हम कम्प्लीटली देखेंगे। तो आई होप आपने ये बुक खरीद रखी है। अगर नहीं खरीदी है तो प्लीज़ जाके अमेजोन या किसी और जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि इस बुक का होना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आपका बेसिकली हमारा जो फूड प्रोसेसिंग वो कैसे होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग को समझेंगे आज हम फाइनली क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो देखो, हमें सबसे पहले समझना है कि आखिरकार ये फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। देखो, फूड प्रोसेसिंग आपके सामने भी एक न्यू वर्ड होगा जो आप इजीली समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग। तो हम आज इसको बेसिकली पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है फूड प्रोसेसिंग। देखो, अगर आपने देखा होगा कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ क्या होता है फूड प्रोसेसिंग। हमने मान लो कोई वीट जो है वो ग्रो की, वीट को हमने ग्रो करके क्या किया, वीट से हमें जो है, हम ऐसे तो वीट को कंज्यूम नहीं करेंगे, उससे हम क्या बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे। ठीक है, सो फ्लोर से हम क्या बनाते हैं, फ्लोर से हम जो है हमने ब्रेड बना लिया। ठीक है, फ्लोर से हमने ब्रेड बना लिया और फिर हम उसको बेचते हैं मार्केट में। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हो रहा है। ये होता है हमारा फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे हमारा मैंगो हो गया। ठीक है, तो मैंगो को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं। देखो, मैंगो को जो है ना, आपको पता है कि मैंगो जो है वो एक पेरिशेबल गुड है। पेरिशेबल का मतलब है कि उसकी लाइफ बहुत ही कम है। मैंगो जो है आपके कितने दिन चलेंगे, थोड़े दिन चलते हैं। तो अगर हम मैंगो से मैंगो जूस बना दें, ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक जो हमने किया, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग की। इसमें क्या हुई है, हमारी प्रोसेसिंग हुई है। तो फूड प्रोसेसिंग का भी यही मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक अच्छे गुड्स में कन्वर्ट कर ले रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है कंजम्पशन के लिए। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लाया है कि देखो क्या होता है फूड प्रोसेसिंग। मतलब हम जो रॉ एग्रीकल्चर हैं या फिर जो भी हमारे रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक वैल्यू एडिड। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन बन जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स इनटू प्रोसेस्ड एंड वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए। ठीक है, और जब भी हम क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम अगर स्टार्ट करें बेसिक से, तो देखो जब हम क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और कंजम्पशन तक वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब तक हम पूरा उसको प्रोडक्ट को नहीं कर लेते, यहाँ पे हम कुछ कुछ वैल्यू ऐड जो है उसमें करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम बहुत सा वैल्यू एडिशन जो है करते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट में कभी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग लगाते हैं, और इससे जो एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं चीज़ें। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज़ है उसमें अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मैंगो से मैंगो जूस बना ले रहे हैं, ठीक है, मैंगो से मैंगो जूस बना ले रहे हैं, तो इससे उस ऑब्जेक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो भी इन्हांस होगी। मैंगो जूस ज़्यादा देर तक चलेगा, मैंगोज जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। तो मतलब ये भी हमें पता चल रहा है कि इससे जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की वो बढ़ जा रही है। ठीक है, तो मतलब, और इसके साथ साथ जो भी सर्विस इंटरमीडिएटरीज के थ्रू दी जा रही है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, वो भी काफ़ी वैल्यूएबल है। तो देखो, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ओरिजिनल फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे वीट को हमें फ्लोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैडी को हमें पहले राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, शुगर केन को जैगरी में। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट्स जो हैं फिर बाद में आगे प्रोसेस्ड होते हैं। जैसे फ्लोर जो है ब्रेड, फ्लोर से फिर ब्रेड बनेगा। उसके साथ साथ कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट्स जो है हमारे क्रॉप्स के, उनसे भी कुछ कुछ बनता है। जैसे जो हमारा राइस का जो पीछे मटेरियल बच जाता है उससे हम बनाते हैं राइस हस्क। ठीक है, तो मतलब उससे भी कुछ कुछ मटेरियल हमारा बनता रहता है। सो हम बोल सकते हैं इससे
कि हम जो है इस तरीके से प्रोसेसिंग फूड में होता रहता है। हाउएवर फूड प्रोसेसिंग खाली जो है एग्रो प्रोडक्ट्स में ही वैल्यू ऐड नहीं करता, बट उनकी यूटिलिटी को भी प्रमोट कर देता है। ठीक है, सो हम देखें तो जो एक्टिविटीज़ है हमारी इकोनॉमी में ब्रॉडली 3 एक्टिविटीज़ हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा हमारा इंडस्ट्री आ गया, और तीसरा हमारा आ गया सर्विसेज। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि इकोनॉमी में ये 3 चीज़ें जो है हम एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली 3 फेजेस में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग भी जो है हमारे इंडस्ट्री के पार्ट की बात करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो फूड प्रोसेसिंग आखिरकार इंडिया में मैटर क्यों करता है, अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो देखो फूड प्रोसेसिंग क्या है। हमने देखा है कि 135 बिलियन, ठीक है, 135 बिलियन, या फिर हम ऐसे बोलें कि 8% हर साल जो है हमें एनुअली आपको प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हर साल 8% से जो है ग्रोथ हो रही है, और ये ग्रोथ जो है एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा तेज है। ठीक है, जबकि हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट खाली 4% ग्रो कर रहा है, लेकिन ये 8% आपकी जो है ग्रो कर रही है। ठीक है, और इंडिया में ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो है आप देख पाओगे तो इंडिया का टोटल 26 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 46 तरीके की सॉइल्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। तो इंडिया में डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में जो है काफ़ी जो है हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इंडिया अपने यूनिक टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इंडिया में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों का खाना देखने को मिल जाता है, जैसे आप मान लो साउथ इंडियन, गुजराती, ठीक है, बंगाली, राजस्थानी, इस तरीके के फूड जो है डिलीशियस फूड्स मिल जाते हैं। बट आपने नोटिस की होगी एक चीज़, बट ये आज तक भी ये फूड्स हैं साउथ इंडियन, गुजराती, ये अपने आप को ज़्यादा एरिया पे प्रमोट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये हमने देखा अभी तक। सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे वो उनकी जो कंपनीज़ है, जैसे डोमिनोज़ हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, ये जो है आज के टाइम पे इंडियाज़ में बहुत ही तेज़ी से फैल रही हैं। बट हमारा साउथ इंडियन फूड, हमारा राजस्थानी, हमारा बंगाली, ये फूड क्यों नहीं इतना ज़्यादा जो है इंडिया में प्रमोट हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंजाबीज़ हैं या फिर जो भी गुजरातीज़, जो भी फूड हमारा होता है उसमें हमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का लैक है, कहीं ना कहीं कोई इनोवेशन हमने उसमें नहीं प्रमोट की, ब्रांडिंग नहीं की है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे ये प्रोडक्ट्स पीछे रह गए और ये बाकी जो फॉरेन कंपनीज हैं ये हमसे आगे निकल गई। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आपका जो पल्सीज है, ठीक है, पल्सीज का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर आपके मैंगोज, आपके बनानाज, इसका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर आप देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में इंडिया वीट को प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया राइस को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब इंडिया जो है बहुत सी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बट अब यहाँ पे ये बात आती है कि इंडिया जो है एक नेट एक्सपोर्टर है, इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है फॉरेन देशों में। बट यहाँ पे इंडिया के साथ जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो है वैल्यू एडिशन। ठीक है, इस जो पूरे चैप्टर में ना आपके लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज़ वैल्यू एडिशन। कौन सा वर्ड? वैल्यू एडिशन। तो हम कोई भी वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, नो वैल्यू एडिशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो वैल्यू एडिशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्ट्स का लो चल रहा है। ठीक है, ये हम देखें। उसके साथ साथ जब भी हम इंडिया एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर के बाद हम बहुत ज़्यादा पोस्ट वेस्टेज प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इंडिया में कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर है नहीं, मैंगोज इंडिया लेता है, बहुत ज़्यादा बेच देता है, और जो मैंगोज बाकी बच जाते हैं उनको इंडिया ने रखा। ठीक है, इंडिया ने रखा, कोल्ड स्टोरेज था नहीं, तो मैंगो क्या हो गए, सड़ गए। अब मैंगो सड़ गए हैं, अब उनका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, फेंक देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्टेज जो है हमने देखा है इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजम्पशन पैटर्न की। बात करें कि किस तरीके से जो है कंजम्पशन पैटर्न इंडिया में देखने को मिलता है। देखो अभी लोग जो हैं वो प्रोटीन रिच फूड्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। ठीक है, इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न कुछ इस तरीके से हमने देखा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर है, यानी कि 1/3 जो पॉपुलेशन है वो आज भी अंडर न्यूट्रिशन। और इस प्रॉब्लम को हमारा जो हॉर्टिकल्चर, हमारे जो फ्रूट्स हैं, ये
इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बट अगर हम देखेंगे तो वेस्ट रिडक्शन का एक डिसाइसिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि फूड प्रोसेसिंग के पास पोटेंशियल है कि वो पूरी कंट्री को चला सकता है। देखो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ना काफ़ी एडवांस है, तो वो पूरी कंट्री को, पूरी इकॉनमी को आगे लेकर जा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडियन की इकॉनमी आज भी एग्रेरियन है, क्योंकि इंडिया की 55%, नोट कर लो डाटा, कि 55% इंडिया की आज भी ऐसी पॉपुलेशन है जो डायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो हमें लगता है कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अच्छा करते हैं तो इससे जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और इससे जो है काफ़ी अच्छे प्राइजेस हमारे फार्मर्स को आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात हम करते हैं इंडिया की डेमोग्राफी के ऊपर। अगर हम इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो इंडिया की आज भी बहुत सी पॉपुलेशन है जो रूरल इंडिया में रह रही है, ठीक है। रूरल इंडिया में रह रही है। रूरल इंडिया में रहने के साथ साथ इंडिया का यूथ अभी क्या कर रहा है ना, वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रहा है और लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में जो प्रॉफिट है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो अर्बन वाले एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप सोचो स्ट्रांग हो गई तो क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये जो अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे तो इससे कंट्री की जो डेमोग्राफी है वो भी जो है एक तरीके से प्रमोट, उसको भी जो है वो मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा जो आप देखोगे कि इंडिया आज के टाइम पे ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। इंडिया की बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड हर साल पॉवर्टी से बाहर निकलकर मिडिल क्लास का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब जो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। आज के टाइम पे लोग जो हैं वो, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्बन कल्चर ग्रो हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आज के टाइम पे जो कंजम्पशन है इंडिया में वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पैकेज, रेडी टू ईट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, रेडी टू ईट, इनको हाईलाइट कर दो। रेडी टू ईट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो रेडी टू ईट क्या है कि आज के टाइम पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं रेडी टू ईट की तरफ। यानी कि अगर भूख लगी है तो सीधा दुकान में जाएंगे, दुकान से चिप्स का पैकेट, बिस्किट वगैरह जो भी लेकर आ गए, ठीक है, उसको लाया और उसको खाया, दैट्स इट, मतलब रेडी है आपको ईट करने के लिए। धीरे धीरे इंडिया इसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो हमें ज़रूरत है, डिमांड भी इसकी बढ़ रही है। आज के टाइम पे लोग बिस्किट्स, चिप्स कितना कुछ खरीदते हैं, तो ये डिमांड भी इसकी कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज होती जा रही है। और इसके साथ साथ हमें जो है ज़रूरत है कि हम अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा मजबूत करें, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक और अगर चीज़ देखोगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर हम एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस की बात करें, ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट में बात करेंगे तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि इंडिया कितने सारे इश्यूज़ को फेस कर रहा है। जैसे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू देख रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक हमारे सामने आ जाता है, मतलब ग्रोथ हो रही है बट लोगों के पास नौकरियां ही नहीं है, तो जॉबलेस ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और आज अगर हम देखेंगे बाकी कंट्रीज़ में, तो बाकी कंट्रीज़ में टोटल हमारी 14% जो पॉपुलेशन है वो सीधा सीधा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में खाली अभी 3% ही ऐसी पॉपुलेशन है, ये आई लिख रही हूँ, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो 3% ही ओनली पॉपुलेशन है जो इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, मतलब बाकी कंट्रीज़ ने अच्छा खासा यूटिलाइजेशन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात करते हैं तो देखो ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो फूड प्रोसेसिंग ना एक लार्जेस्ट ग्लोबल सेक्टर है, जहाँ पे आप देखोगे कि ग्लोबल लेवल पे भी 7% एनुअल प्रोडक्शन हो रहा है। हर साल एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 7% हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज हमारे इर्द गिर्द, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, वेफर चिप्स, जूस, इटालियन पास्ता, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, कॉर्नफ्लेक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है आज के टाइम पे लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग की वजह से ही हो पाया है।
तो मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ें फैली हुई हैं। और अगर हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो आप देखोगे इंडिया को कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। सो देखो, अगर हम देखें ना इस तरीके से, तो हमने देखा कि जो इंडिया है वो खाली और खाली अपना 2% ही जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इंडिया के खाली 2% वाले जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम क्या कर पा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में उनकी प्रोसेसिंग हो रही है। जबकि अगर हम यूएसए चाइना की बात करें तो उन्होंने 90% तक जो है अपनी फूड प्रोसेसिंग को मजबूत कर लिया। वहाँ पे 90% जो है हम क्या देख रहे हैं, 90% तक हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो प्रमोट हो चुका है। वहाँ पे 90% तक फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और इंडिया जो है, अगर मामले में देखेंगे फूड प्रोसेसिंग की, तो इंडिया 5th नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन्स इन इंडिया की बात करें तो देखो, सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन कोई भी चीज़ अगर आप देखो, प्रोड्यूसर से सप्लायर तक, ठीक है, प्रोड्यूसर से सॉरी कंज्यूमर तक जो भी सप्लाई हुई, ठीक है, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स में हमारा टाइम प्लस हमारी कॉस्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, इसमें हमारा टाइम कॉस्ट हमारी जो है वो आ जाती है सप्लाई चेन्स में, ठीक है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई लेट हुई तो उस चीज़ का जो है प्राइसेस भी बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ गया तो मोर वेस्टेज होगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हम मार्केटिंग के बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो हमने काफ़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं जो कहीं ना कहीं, बट इनकी वजह से जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज है, जो बिचौलिया लोग हैं, वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि हम एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटीज़, डायरेक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि हम स्ट्रीमलाइन, स्ट्रेंथन एंड जो सप्लाई चेन है उसको शॉर्टन कर पाएँ, ठीक है। उसके साथ साथ हम बहुत से इश्यूज़ को फेस करने के साथ साथ और हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। हमने देखा है कि इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इंडिया इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो है पेरिशेबल है, बहुत ही लो शेल्फ लाइफ है, जो कि मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हाई वेस्टेज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप देखोगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इशू एंड नेशनल स्टोरेज पॉलिसी, हम देखेंगे कि खाली 67% का स्टोरेज कैपेसिटी खाली 6 स्टेट्स में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बाकी स्टेट्स में खाली और खाली 13% का करंट स्टोरेज कैपेसिटी है। तो 67 में जो स्टेट्स आती हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रेन्स के मामले में भी जो है आगे बढ़ना होगा, ताकि हम जो ये ग्रेन्स का स्टोरेज इशू आ रहा है इसको टैकल कर पाएँ। अगेन हमारे पास हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का स्टोरेज भी हम देखेंगे बहुत कम है, मतलब हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम है, जिसकी मैंने शुरू में ही बात कर दी थी। लेकिन हमें इन फैसिलिटीज़ को भी टैकल करने के लिए हमने क्या किया है, बहुत से मिशंस बनाए हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी मिशंस बनाए। एक अपेड़ा बॉडी भी है, ठीक है। सो अपेड़ा के बारे में, ठीक है। सो जो APEDA, ठीक है, मैं हर एक क्लास में आपको एक जो है टारगेट देती हूँ कि ये जो आपको टारगेट है ये कंप्लीट करना है। ये बॉडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी मैंने आपको दी होती हैं, ताकि आप इनको खुद करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। सो ये बॉडी मैं अगेन दे रही हूँ, अपेड़ा। आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कब इसको बनाया गया, इसका क्या काम है, और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके आपको टाइप करके लिखना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इन चीज़ों को देखा हुआ है, ठीक है। इससे आपका जो है एक टॉपिक जो है, एक बॉडीज़ जो है वो भी साथ साथ में कवर होती रहेंगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कोल्ड स्टोर्स जो देखेंगे ना हम इंडिया में वो काफ़ी कम है, ठीक है। सो कोल्ड स्टोरेज, जो मेजॉरिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज है इंडिया में वो पोटैटोज़ के लिए हैं, जहाँ कुछ चिलीज़ के लिए, ड्राई फ्रूट्स, स्पीशीज़, वेजिटेबल्स के लिए हैं, ठीक है। कुछ कोल्ड स्टोरेज मीट, फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए हैं, और खाली हमें जो है मैक्सिमम आपके पोटैटोज़ के लिए हैं। खाली 1% का कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है जो बाकी चीज़ों के लिए है, मतलब 1%।
देख सकते हो, आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कितना कम है ये, ठीक है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो वहाँ पे 96% का कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें से 75% का कोल्ड स्टोरेज हमने खाली पोटैटोज को ही स्टोर करने में रख दिया है। इन कंपैरिजन अनदर 23% का वो हमारे मल्टी प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, देखो एक तो हमारा है यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले आप एक दो वर्ड हैं, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं अपस्ट्रीम, एक हमारा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या है, जो हमारे यहाँ पे आपके जो ट्रेडर्स हैं प्लस आपके जो फार्मर्स हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपके सारे अपस्ट्रीम में आएंगे, डाउन स्ट्रीम में आपके कंज्यूमर्स आएंगे, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ठीक है। और हर एक एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो हर एक एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अगर आप फार्मर्स की नज़र से देखोगे तो फार्मर की नज़र से उसके लिए जो आपके उसके अपस्ट्रीम कौन होंगे, ठीक है, उसके अपस्ट्रीम कौन होंगे, फार्मर्स के लिए उसके अपस्ट्रीम होंगे जहाँ से उसने सीड्स खरीदे हैं, जहाँ से उसने फर्टिलाइजर्स लिए हैं, वो फार्मर्स के अपस्ट्रीम में आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसको दोनों को मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, इजीली समझ में आ जाएगा, खाली आपको ध्यान से थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, मान लो एक किसान है, ठीक है, किसान अपने बढ़िया जो है आलूओं को ग्रो करता है अपने खेत में, ठीक है। सो अपने खेत में वो ग्रो कर रहा है, तो अब क्या करता है फार्मर जो है वो जो है अब डायरेक्टली क्या करता है वो कि कोई इंडस्ट्री सेटअप कर लेता है अपनी, मान लो ये इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। ये इंडस्ट्री लग नहीं रही है वैसे, ठीक है, कोशिश करते हैं मैं थोड़ा इंडस्ट्री बनाऊं, ठीक है। सो ये हमारी, मान लो इसमें आई लिख देती हूँ, तो फार्मर इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। उसी तरीके से हमारा एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, ठीक है, वो अब जो है आलू शालू लगाता है, मतलब फार्मर्स बन गया है, ठीक है, फार्मर्स की तरफ उसने शिफ्ट कर लिया। अब चीज़ों को समझो, ठीक है। फार्मर्स ने आगे की तरफ शिफ्ट किया, इसको हमने बोला फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने पीछे की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, उसको हमने बोला बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये था पूरा, आपको आई होप समझ में आया, फॉर्मल इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। सो क्या बोलते हैं इनको, वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो ये भी आप याद रखना, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेगा फूड पार्क्स। देखो हमने क्या किया, हमने चीज़ों को देखते हुए 2015 में जो मेगा फूड पार्क्स हैं उनको हमने क्लस्टर अप्रोच पे सेट किया। इंडिया में जो भी रीजनल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो डोमिनेटली एक पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंगोज एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होंगे, गुआवाज जो भी आपके फ्रूट्स ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे जनरली एक क्लस्टर ऑफ सिमिलर फार्मर्स, फैक्ट्रीज एंड ट्रेडर्स हैं जो एक सेम एग्रो प्रोडक्ट एरियाज में डोमिनेट करती हैं। तो इस स्कीम का एम क्या था कि हमें क्या करना है, उन लोगों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना है, उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देने की बात की गई है मेगा फूड पार्क से 2015 में। इसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा फार्म टू मार्केट तक, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल भी हमने अडॉप्ट किया, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा जो कहीं ना कहीं सराउंडिंग एरियाज़ की नीड्स को कैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलर फूड प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होंगे सराउंडिंग एरियाज़ में जो कि कलेक्शन सेंटर से फैड करेंगे, और ये कलेक्शन सेंटर जो है डायरेक्टली फार्मर्स के साथ जाके मिलेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा, ये आप देखोगे, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं ये आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर होते हैं। सो ठीक है, ये जो एरिया है वो 50 to 100 एकर्स के अंदर आता है थ्रू द एक्चुअल लैंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके बिजनेस प्लान के ऊपर, ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग,
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसको सिंपल सा समझते हैं, ठीक है। बुक में आपका बहुत बड़ा सा लिखा है, बट एनीवे मैं आपको एक सिंपली समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो क्या होता है, हमने पीछे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं किस तरीके से हम उनको अच्छे से क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमने ब्रेड बना भी दिया, मान लो हमने वीट से ब्रेड बना भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे वीट थी, वीट को हमने प्रोसेसिंग करके यहाँ पे हमने ब्रेड बना दिया। अब इस चीज़ को तभी रिवॉर्ड मिलेगा जब क्या होगा, जब प्रॉपर ये जो है बिकेगा, ठीक है। इसमें वैल्यू ऐड हमने सब कुछ कर लिया, बट ये बिकेगा ही नहीं, तो इसका फ़ायदा है। तो रिवार्ड कब मिलेगा हमें, रिवार्ड तभी मिलेगा जब हमें जो भी हमने इनपुट लगाए हैं उनका फाइनली जो आउटपुट है वो अच्छा आए, ठीक है। जो भी हमने इनपुट एक्सपेंसेस लगाए थे, लेबर, मटेरियल, कैपिटल, ठीक है, वो इसी स्टेज में रिवॉर्ड होगा। तो आप देखोगे हमारे कंट्री में दो तरीके की एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, एक होती है रेगुलेटेड, ठीक है, एक होती है हमारी रेगुलेटेड, दूसरी होती है अनरेगुलेटेड, ठीक है। तो जो रेगुलेटेड होती है उसका एग्जांपल है हमारी एपीएमसीज। जो अनरेगुलेटेड है वहाँ पे जो है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, अपने आप से ही जो है काम होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इसको पढ़िएगा, काफ़ी इजी है ये समझने में ये पैराग्राफ, बट हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा एपीएमसी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़। ये देखो ये क्या है हमारा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे मार्केटिंग बोर्ड हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये मार्केटिंग बोर्ड बनाए हैं ताकि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था फार्मर्स का, ठीक है, उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए, ठीक है। क्योंकि फार्मर जो है वो लो प्राइजेस में अपने प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं और सारे प्रोडक्ट्स को हमें मार्केटिंग में लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाएंगे, सेल्स को करेंगे ऑक्शन के थ्रू। जो मार्केट प्लेस है, मतलब जो हमारी मंडी है, मंडी को हम सेटअप करेंगे बहुत से स्टेट्स में, ठीक है। और ये जो मार्केट है जो जियोग्राफिकली स्टेट्स को डिवाइड कर देता है, ठीक है। एपीएमसी के अंदर लाइसेंसेस इश्यूज किए जाते हैं ट्रेडर्स को, और जो माल ओनर्स, होलसेल ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको परमिट नहीं किया जाता है कि वो प्रोडक्ट्स जो है फार्मर से डायरेक्टली परचेज करें, ठीक है। उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि जो एपीएमसी है वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि एपीएमसीज जो है मंडीज क्रिएट करते हैं मार्केट एरिया में, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब देखो इससे क्या हुआ है कि जो इंट्रोडक्शन जब एपीएमसी को हमने लाया, इससे जो डिस्ट्रेस होता था फार्मर्स को वो नहीं होगा, उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं आएंगे। सो एपीएमसीज में फार्मर्स को अच्छे प्राइजेस, टाइमली पेमेंट्स जो है फार्मर्स को मिलता है उनके प्रोड्यूस का। तो एपीएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। अब जो भी ये मल्टीपल बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं एपीएमसी में कि इंटरमीडिएटरी सारे इलिमिनेट हो चुके हैं, मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव है थ्रू ए डिक्रीज इन मार्केट चार्जेस, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, एपीएमसीज का जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हो चुका है। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सो एवरीथिंग देयर हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो, ठीक है। कुछ प्रोज होंगे तो कुछ कॉन्स तो होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं एपीएमसी सिस्टम के साथ, ठीक है। अब आप देखो किसी भी चीज़ की मोनोपोली किसी चीज़ पे हो जाना वो टेरिबल होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ये एपीएमसी कमेटीज़ हैं, ये वेटर कस्टमर्स जो हैं वो उससे फार्मर्स वंचित हो जाते हैं, ठीक है। लाइसेंस फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिटिव है यहाँ पे, ठीक है। अब फार्मर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पे करनी पड़ती हैं। तो जैसे यहाँ पे लाइसेंस फीस इन मार्केट में हाईली प्रोहिबिटिव है। बहुत से मार्केट्स में फार्मर को लो ही नहीं किया जाता कभी कभी ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ ओवर एंड अबव लाइसेंस फी, रेंट एंड जो वैल्यू है शॉप्स की वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि कंपटीशन से बिल्कुल दूर है। सो इन मोस्ट प्लेसेस ओनली ए विलेज या अर्बन एलीट ग्रुप जो है वो ऑपरेट कर सकता है एपीएमसीज पे में। तो ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं एपीएमसी में फेस कर रहे हैं। फार्मर्स को कमीशन, मार्केटिंग फ़ी, एपीएमसी एक्सेस, इससे कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ अब बहुत सी स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगाती हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें जो है
काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं फार्मर्स को, ठीक है। ये तो रही प्रॉब्लम्स। अब हम पढ़ते हैं ई नैम का कॉन्सेप्ट। देखो ई नैम क्या है, ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कहीं ना कहीं एपीएमसी को लिंक करेगा, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाएगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, ठीक है। नैम पोर्टल एक सिंगल विंडो सर्विस है किसी भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज की। देखिए हम यहाँ पे हमें कमोडिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो यहाँ का जो नैम है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ट्रांजैक्शन कास्ट को रिड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन इरेगुलरिटी को जो है रिड्यूस करेगा, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ये फ्लो करेगा थ्रू द मंडीज। अब स्टेट जो है वो एडमिनिस्टर करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, ठीक है। अब स्टेट जो है उसने बहुत से मार्केट एरियाज़ में हर एक मार्केट एरिया को एडमिनिस्टर कर रही है हमारी अलग अलग एपीएमसीज, जो कहीं ना कहीं मार्केटिंग रेगुलेशंस डालती है जिसमें हमारे फीस आते हैं। तो जो स्मॉलर बिजनेस एग्री बिजनेस को कॉन्स्ट्रियम है, ये एक लीड प्रमोटर है नैम का, ठीक है। एसपीएफएस जो है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ही हमारा SFAC आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। नाउ हम समझते हैं कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर इन चैलेंजेस को आप इश्यूज भी कह सकते हैं। देखो आज के टाइम पे ना हमें इस इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे हम आज के टाइम पे भी बहुत कम लो वैल्यू ऐड हो रहा है प्रोसेसिंग में, हमें अच्छी अच्छी वैल्यूज़ ऐड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, अच्छा वैल्यू एडिशन करना है, बट आज भी हमें लो वैल्यू एडिंग देखने को मिलता है। उसके बाद अच्छा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट नहीं है, उसको मोनीटर करने के लिए कोई प्रॉपर है नहीं। उसके साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड साइड ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कभी कभी पूरी सप्लाई नहीं हो पाती, कभी कभी हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करना। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी वैरियर्स क्या होते हैं कि आज के टाइम पे भी लोगों को ऐसा है कि मतलब जो चीज़ जैसे मान लो हमारी चिप्स वगैरह हो गई, आज भी लोग समझते हैं ये हेल्दी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है खाने में, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, ठीक है। तो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी वैरियर है, जब लोग अवेयर होंगे, जब अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो लोगों का जो विश्वास है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज भी लोग इन चीज़ों पे थोड़ा सा ऐसा है उनका, मतलब कंज्यूमर को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लो कंज्यूमर अवेयरनेस की वजह से भी जो इश्यूज़ हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम एक और टॉपिक को देखें, वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अगर फूड प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, देखो अगर फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मतलब वेस्टेज आपका रिड्यूस हो जाएगा कि जैसे हम देख रहे थे मैंगो सड़ गए तो हमने फेंक दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमने उसका जूस बनाया तो वो ख़राब नहीं होगा, तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हर एक फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो प्रमोट हो जाएगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम प्रमोट कर पाएंगे, जो वैल्यू एडिशन है, ठीक है, उसको हम प्रमोट कर पाएंगे, बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करवा पाएंगे फार्मर्स को। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट लिख रहे हैं कि मैम थोड़ा जल्दी करो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने से, थोड़ा सा बच्चे बिजी शेड्यूल है जिसके कारण मैं थोड़ा टाइम कम निकाल पाती हूँ, बट एनीवे मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई। सो लेट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।